दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक खोल। आज हमारे साथ में डॉक्टर बीना गुप्ता जी हैं और खास करके शिक्षा के मसले पर बहुत महत्वपूर्ण संदेश। डॉक्टर, मेरा सौभाग्य है कि राजनीतिक खोल में डॉक्टर बीना गुप्ता से बात करने का अवसर मिला। धन्यवाद। आपने सबने सुना होगा कि देश भर में स्कूल बंद हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में और ये देश के सभी प्रदेशों में बंद हो रहे हैं। दरअसल इनका कारण है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो क्षेत्र के सारे स्कूलों की मर्जिंग करेंगे। और उन्होंने क्या किया, आपको ये समझ लो, क्रोनोलॉजी है। लॉकडाउन लगा, जुलाई में ही एनईपी आई ताकि कोई इसका कोई विरोध प्रदर्शन ना कर सके। तो ये समझनी जरूरी है। और इसमें उन्होंने पहले क्या किया, जो आंगनबाड़ी सेंटर थे उन सबको एक साथ मर्ज किया, यानी स्कूल में खुलेंगे अब और स्कूल के आसपास के 4-5 सेंटर को एक साथ बंद कर दिया। अब जब वो 5 सेंटर वहाँ आए तो 5 सेंटर में से आधे से भी कम बच्चे स्कूल पहुंचे, जो कि घर उनके बहुत दूर हो गया था आंगनबाड़ी केंद्र से, और छोटे बच्चे अकेले आ नहीं सकते। अब क्या किया, अब स्कूल बंद कर दिए। तो आप सोचिए, स्कूल 5 बंद रहे और 5 बंद में कितने उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए। तो ये जो है पूरी जो चीजें लिखी हुई है, ये जो साजिश आपको समझनी है, आपको एनईपी पढ़नी चाहिए। एनईपी में ये सारा कुछ जो है लिखा है। इसके बाद जो क्या करेंगे, जो पीएमसी की फुल फॉर्म राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आई है, तो शॉर्ट में इसको वही कहते हैं। तो इसमें ये कहना है मेरा कि ये जो हमारी नीति है, इसे पढ़ें और पढ़ने के अलावा इसको समझें। अब ये क्या करेंगे, जो इन्होंने 10 स्कूल बंद करके एक किया है ना, पेड़, अब ये उसके क्षेत्र के जो निजी स्कूल है, जो निजी स्कूल है उससे जोड़ देंगे कि आप निजी स्कूल से आप सीखो और आप निजी स्कूल को सिखाओ। अब बताओ, कोई निजी स्कूल क्या सिखाएगा? वो तो पैसा कमाने के लिए वहाँ बैठा है। कुल मिला के थोड़े दिन के बाद वहाँ का सरकारी अध्यापक बंद करके वो स्कूल निजी क्षेत्र को चला जाएगा। तो ये सरकार की निजीकरण का जो एजेंडा है उसको वो धीरे धीरे लागू कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ ये नहीं है कि हम स्कूल बंद होने पर आवाज उठाएं, हम आंगनबाड़ी बंद होने पर आवाज उठाएं। हमें आवाज सबसे मजबूती से उठानी है। एनईपी में क्या लिखा है, और एनईपी रद्द करो। बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार कानून है, राइट टू एजुकेशन है, तो संविधान ने हमें दिया है। तो संविधान बचाओ, आरटीई एक्ट बचाओ और एनईपी को रद्द करो। ये हमारी मुख्य मांग है और हम सबकी ये मांग होनी चाहिए कि भाई कानून को तुम लागू नहीं कर रहे हो। और इसके अलावा एक और 2 चीज और मैं जो इस पर रोशनी डालूं, एनईपी में ये लिखा है कि 6 से 8 के बच्चों को लुहार के यहाँ, बढ़ई के यहाँ साफ लिखा है कि काम करने आप माँ बच्चा जाएगा। अरे भाई, 10 दिन अगर बिना बैग के बच्चा यहाँ पे काम करेगा, फिर उसका मन लगेगा पढ़ाई में, जो वो कह रहे हैं। तो ये जो है, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। आपको टेक्निकल एजुकेशन देनी, स्कूल में आप लेबोरेटरी खोलिए, स्कूल में वर्कशॉप खोलिए, स्कूल में बच्चे को सिखाइए। वो कह रहे हैं हम लुहार, उसमें साफ लिखा है लुहार, कुम्हार और बढ़ई, 3 जगह वो उसमें भेजेंगे। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। ये देश को मनुस्मृति लागू करने के लिए एनईपी लाई गई है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसे पढ़िए, समझिए और आवाज उठाइए। में एक कोरोना महामारी के 5 साल के बाद की स्थिति पर हम लोग जुटे हुए हैं। उस समय उन्होंने इस ढांचे को बिल्कुल तोड़ दिया और 3 साल के बच्चे को औपचारिक शिक्षा से जोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और कोविड के टाइम में मेरे ख्याल में एनईपी की तिथि भी 29 जुलाई या ऐसे ही आसपास है, ताकि कोई प्रोटेस्ट करने का, बात करने का अवसर ही किसी को नहीं मिला। तो ये जो 3 साल के बच्चे को शिक्षा विभाग से जोड़ा और आईसीडीएस से हटा लिया, तो ये एक बड़ा हमारे बच्चों के साथ भी नाइंसाफी थी और पूरे एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने खत्म करने का काम किया। दूसरा पॉइंट है मेरा कि जो बच्चा है वो 6 साल तक की उम्र, उसको बहुत देखभाल की जरूरत होती है। और हमारे देश में एक पॉलिसी है ECCE की, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। वो एजुकेशन ये काका काका पढ़ाने वाली नहीं, बल्कि प्ले वे तरीके से बच्चे को एजुकेशन देने का है। ये पहले से चल रही थी, बड़ी पॉलिसी थी। इसे आगे बढ़ाने की बजाय इसे खत्म करके प्री प्राइमरी का नाम दिया। प्री प्राइमरी जो है वो एक कॉमर्शियल वर्ड है, कॉर्पोरेट वर्ड का वर्ड है, जहां पे अब इन्होंने 3 से 6 साल के बच्चों की जो एजुकेशन है वो कॉर्पोरेट के लिए खोल दी है। यानी अब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो खोले थे, उससे कमा चुके हैं। वो देख रहे हैं लोग बच्चे की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इसके बड़े बड़े उन्होंने कॉर्पोरेट स्कूल्स जो है वो खोल दिए हैं। तो ये इसका एक बड़ा इन्होंने इस पीरियड में किया कि 3 से 6 बच्चों की शिक्षा को औपचारिक बना दिया
और उन्होंने इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। हमारे लिए जो हम गवर्नमेंट सेक्टर को सपोर्ट कर रहे थे, हमारे लिए भी ये विभाग बदल दिया। अब ये महिला और बाल विकास विभाग की जगह शिक्षा विभाग का बच्चे हिस्सा हो गए। इससे ये असर हुआ कि जो बच्चे हैं उनकी जो हेल्थ और न्यूट्रिशन की मॉनिटरिंग होती है 3 से 6 साल के बच्चे की, कि भाई वो कितना बढ़ रहा है, कुपोषण में तो नहीं जा रहा है, उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग है, उसका जो इम्यूनाइजेशन है 6 साल तक का, वो सारी चीजें जो है वो स्कूल के अंदर उपलब्ध नहीं है। तो ये बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा जो शिक्षा पे हमारी उनका बहुत बड़ा हमला था। दूसरा जो तीसरा पॉइंट है कि जो शुरू में इन्होंने किया ऐसे ही आते ही कि जो हम स्कूल में आंगनबाड़ी ले जाएंगे, काफी इसका प्रचार हुआ था। अब जो स्कूल के आसपास 1000 की आबादी पे 4-5 आंगनबाड़ी थी, उनको एक स्कूल में ले गए। स्कूल में लाने के बाद वो 2 साल ऐसे चले, उसी में कुछ बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, क्योंकि इतनी दूर छोटे बच्चे को छोड़ के आना, लेके आना मुश्किल था, लोगों को काम था। और आप जानते हैं कि कितना बड़ा लाइवलीहुड पे भी कितना बड़ा हमला था, तो लोग अपने उसी में परेशान थे। अब इन्होंने क्या किया कि सभी जगह किया है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। तो ये क्रोनोलॉजी है, मतलब NEPI, उसके बाद सारे आंगनबाड़ी सेंटर इन्होंने स्कूलों में करे और स्कूलों को बंद करके 50 के नाम पे इन्होंने फिर और दूर कर दिया। यानी लाखों करोड़ों बच्चा जो है, यूपी में तो करोड़ों बच्चा आप मान सकते हैं, 2-2.5 करोड़ से ज्यादा, वो जो है वो ICDS की सर्विसेज से बाहर हो गया। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा जो है वो, जिसको हम कहते हैं ना, पुश आउट किया, धक्का दे दिया, बच्चों को धकेल दिया इस सिस्टम से बाहर में, और अब शिक्षित स्कूलों से भी बच्चों को बाहर किया। और इस पे कैसे वो कर रहे हैं कि स्कूल में एडमिशन चाहिए, जो यूपी में अभी सुना होगा 50 बच्चों से कम का वो नहीं, स्कूल बंद किए। हमने पता किया और उनके बीच में गए कि बिना आधार के बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। अब आधार कार्ड बन नहीं रहे हैं पहले की तरह। अब बहुत जगह कहीं पोस्ट ऑफिस या बैंक में कहीं बन रहे हैं, तो लोग अपना काम छोड़ के क्योंकि वहां पे भीड़ बहुत है जहाँ आधार बनता है, तो वहां पे जाएं, फिर वो 4-5 दिन वहां लगाएं, वो इतना समय नहीं है, तो बच्चों का एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। आंगनबाड़ी में भी क्या किया है, और स्कूल में भी eKYC, मतलब जिसपे आधार है उसका वेरीफाई किया जाएगा, पासवर्ड उनके मोबाइल फोन में आएगा। अब जो मोबाइल फोन है वो घरों में क्या तो किसी बड़े बुजुर्ग के पास है, या मतलब पुरुष के पास है, और वो घर पे है नहीं, तो OTP मिलता नहीं है। OTP नहीं मिलता है तो झूठा बता देते हैं, आपका वेरीफाई नहीं कर रहा है। कोई बुनियादी सुविधा आंगनबाड़ी के पास है नहीं, तो वो उसमें नहीं होता है। तो इस तरह स्कूल और आंगनबाड़ी से बच्चों को बाहर करने के लिए टेक्निक का जो इस्तेमाल है, जो ये सिस्टम है, ये इस्तेमाल हुआ है और इससे लाखों बच्चों को बाहर कर दिया है। और मैं समझती हूँ इस पर जरूर चर्चा एक कभी आगे को करनी चाहिए कि आधार और टेक्निक के माध्यम से जो कहते हैं लीकेज कम होगा, ये होगा, वो लोगों को बाहर करने का एक साधन बन गया है। तो अब इसमें किया क्या जाए, समय कम है, तो ये सिचुएशन में किया क्या जाना चाहिए। और इस पे मौके पे ये जरूर बताऊंगी, उत्तर प्रदेश ही पूरे देश में ऐसा राज्य है जहां बच्चों को गर्म भोजन नहीं मिलता है आंगनबाड़ी में। देश के सारे आंगनबाड़ी में मिलता है, उत्तर प्रदेश में बहुत बार आदेश हुए, हाई कोर्ट में गए, PIL लगाई, अभी भी एक PIL करीब 15 दिन पहले आया है हाई कोर्ट का डायरेक्शन, लेकिन सरकार जो है, ये जो आई है, जब से आए हैं इन्होंने कोई गर्म खाना बच्चों को नहीं दिया, आधा किलो दलिया और आधा किलो दाल देते हैं। तो ये सिचुएशन है। अब इसमें हमारा ये मानना है कि इन बच्चों के राइट के लिए भी आवाज उठाने के लिए कि ECC का भी राइट है, हमें जो है ये आवाज उठानी है, क्योंकि बच्चों के राइट की आवाज कौन उठाएगा, बढ़ते हैं। तो उस आवाज के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और इस आवाज को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल बंद हुए तो बहुत आवाज आई, बच्चे रो रहे थे। और कैसे बंद हुए उत्तर प्रदेश में, कितनी ट्रेजिक स्थिति है कि बच्चे जब 1 जुलाई को स्कूल पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था, कोई प्री इंफॉर्मेशन नहीं थी वहां पे पेरेंट्स को या किसी को। तो उसका एक बहुत बड़ा ये हुआ, एकदम विद्रोह जैसा, पेरेंट्स भी गए, बच्चे रो रहे थे। और ज्यादा से ज्यादा जो मार्जिनलाइज सेक्शन से, जो दलित हैं, जो मुस्लिम हैं, वहां पे बच्चों का स्कूल जो है सबसे ज्यादा बंद हुए हैं। यहाँ तक कि जहाँ 60 और 70 बच्चे भी थे उस एरिया में उन्हें नहीं चलाना था तो बंद कर दिया। तो ये समय है कि हम सभी के लिए, उन बच्चों के लिए, सभी सेक्शन के बच्चे, ऐसा नहीं है जनरल के नहीं होंगे, गरीब बच्चे सब हैं, तो मैं गरीब शब्द का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन हमें हर
तबके के बच्चों के लिए ये आवाज उठा करके आईसीडीएस का जो हक है, जो ये चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं आईसीडीएस को बहुत सीमित कर दे और इसको यूनिवर्सल हक की जगह टारगेटेड कर दे, और ये या फिर हम पैसा देने लगे पेरेंट्स को, जैसे बहुत सारी चीजों में वो एजुकेशन वगैरह में या राशन में देते हैं। तो इससे बचाने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने इस राइट के लिए खड़े हो, और ये यूनिवर्सल जो राइट है बच्चों का ये बना रहे। तो हम सब मिलकर के इस आवाज को उठाएं, उन बच्चों के साथ में खड़े हो। हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, जो भी जहाँ कहीं भी आंदोलन है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है, राष्ट्र का भविष्य है और बुनियाद है। उत्तर प्रदेश में अभी तो आजकल अखबारों में भी आ रहा है, पूरे देश में बौनेपन की समस्या बढ़ी है। हालांकि ये एजुकेशन का सत्र है, लेकिन अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है, मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है, तो बच्चा पढ़ कैसे लेगा। तो ये जो पूरे देश में बहुत ज्यादा आ रहा है इस समय कि हमारे देश में बौनापन की समस्या बढ़ी है, स्टंटिंग बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में 50% बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार है 12 के अनुसार, 2012 के सर्वे के अनुसार। उसके अलावा 90% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। तो ये जहां पे पुरुष भी बड़ी तादाद में एनीमिया और कुपोषण के शिकार है, लेकिन माँ के जो सेहत का असर बच्चों पे पड़ रहा है, तो एक बीमार प्रदेश बनता जा रहा है। जो हिंदी बेल्ट है पूरी, वहां तो ये बहुत गंभीर समस्या है, और आने वाले समय में ये गंभीर समस्या और बनेगी, क्योंकि जो ये बच्चे होंगे वो एक लेबर, जो एजुकेशन नहीं मिलेगा, अच्छा हेल्थ नहीं मिलेगा, वो शायद जो स्किल्ड लेबर की भी हम सोचते हैं, जो कैपिटलिज्म को भी चाहिए, वो भी नहीं जो है उपलब्ध होगी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा संकट हमारे सामने है। तो इससे निपटने के लिए हम सब लोग एक साथ इसकी आवाज उठाएं कि जिस तरह राइट टू एजुकेशन एक्ट 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है, तो और उसके लिए उसका सहारा लेके हम लड़ रहे हैं। हालांकि सरकार नहीं मान रही है, लेकिन वो एक सहारा है हमारा, जिसके सहारा लेके हम लड़ रहे हैं। उसी तरह 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए भी उनको जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है, इसके लिए उनकी आवाज उठाएं और उसको भी हक बनाने के लिए जो है आवाज उठाएं। और उम्मीद करती हूँ कि इस मंच से भी ये आवाज जोर से उठेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात को कहने का। शुक्रिया आपका।